Every night, about 4:30, I get 272 charts. Just about every group in the stock market, every commodity, every currency cross I'm interested in, every fixed income market around the world. And they're basically daily, weekly, and monthly. Daily is supposed to predict 8 to 20 days, weekly 8 to 20 weeks, and monthly 8 to 20 months. When I make an investment decision, it's usually, sometimes, believe it or not, the idea comes from the charts, but I will never invest just on a chart. But if I really like a fundamental thesis and the chart stinks, I won't do it. ब्रेकआउट सिर्फ चार्ट पैटर्न नहीं कि अंडरलाइंग बिजनेस की स्ट्रेंथ का मिरर भी होता है, लेकिन क्या हर ब्रेकआउट के पीछे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होते हैं? आज हम ऐसे 3 स्टॉक्स पर डिस्कशन करेंगे जहां नया ब्रेकआउट तो है और उसके साथ साथ देखेंगे कि क्या इन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स और ग्रोथ इस ब्रेकआउट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या ये सस्टेनेबल ग्रोथ है या टेम्पररी रैली? चलिए जानते हैं। इस लिस्ट का पहला स्टॉक है टाइटन कंपनी। टाइटन स्टॉक लगभग पिछले 2 सालों से एक बड़ी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, जहां स्टॉक ने 3800 रेजिस्टेंस लेवल से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन फेस किया, बट फाइनली ये वीक स्टॉक ने वो लेवल ब्रेक किया और नया ATH ब्रेकआउट कंक्लूड किया। लेकिन ध्यान रखें, अगर प्राइस 3660 लेवल के नीचे आया तो ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। प्राइस में तो मोमेंटम ब्रेकआउट है, पर बिजनेस और फंडामेंटल्स का क्या? चलिए जानते हैं। ये एक लाइफस्टाइल कंपनी है जो ज्वेलरी, वॉचेस एंड वेयरेबल्स, आई केयर और इमर्जिंग बिजनेसेस जैसे फ्रेग्रेंसेस, वुमेन्स बैग्स एंड इंडियन ड्रेस वेयर में ऑपरेट करते हैं। क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में ज्वेलरी डिवीजन तनिष्क, मिया और जोया ने मिलकर 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डिलीवर की, जो मेनली हायर टिकट साइजेस की वजह से थी। क्वार्टर में कंपनी ने 25 नए स्टोर्स भी ऐड किए। कैरेटलेन ने भी 32.2% ग्रोथ दिखाई और मार्जिन 10.1% तक इंप्रूव हुआ। वॉचेस सेगमेंट में एनालॉग वॉचेस ने 13% ग्रोथ दिखाई। टाइटन प्रीमियमाइजेशन से डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दी, पर स्मार्ट वॉचेस सेगमेंट में थोड़ी वीकनेस रही, -22% ईयर ऑन ईयर डाउन। आई केयर डिवीजन 9% ग्रो हुआ, लेकिन सितंबर में GST कट के एक्सपेक्टेशंस के चलते ग्रोथ थोड़ी स्लो पड़ी। इमर्जिंग बिजनेसेस में वुमेन्स बैग्स ने 90% और फ्रेग्रेंसेस ने 47% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डिलीवर की। साथ ही टाइटन की सब्सिडरी टील, जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस में काम करती है, उन्होंने 112% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर की। अब देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 29% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। सारे सेगमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया, पर ज्वेलरी डिवीजन, जो टोटल इनकम का 76 से 78% है, उसने लगभग 21% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई। ये ग्रोथ मेनली वैल्यू ड्रिवन थी, जहां हायर गोल्ड प्राइसेस से टिकट साइजेस बढ़े और कस्टमर्स गोल्ड एक्सचेंज करके ज्यादा परचेस कर रहे थे। वहीं पे अगर ये देखें कि कंपनी के वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट रहा, तो मैनेजमेंट का कहना है कि हाई गोल्ड प्राइसेस से बायर ग्रोथ स्लो हो सकती है, इसलिए कंपनी ने टारगेटेड स्टेप्स लिए। The numbers are yet to come for the industry, but I would imagine volumes are down. For us, certainly it is down. We treat volume as number of customer as a much better volume proxy than the kgs and tons of gold. And that we have been talking about, that in the gold jewelry segment, it has been negative. While in the festive, that thing has undergone a change, and a lot of fence sitter, lot of customers who were waiting, they have kind of jumped in during festive season, and that volume has improved. But on the diamond jewelry side, we are seeing better number as far as the buyer. 1 लाख की रेंज में नए डिजाइन और 14 कैरेट ऑप्शंस बढ़ाए। साथ ही इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट कस्टमर्स जो कि मेकिंग चार्जेस के इंक्रीज होने से अफ्रेड थे, पर मेकिंग चार्जेस ऑफर की जगह रुपए पर ग्राम बेनिफिट दिया और लोअर कैरेटेज, लाइटर वेट और सब 1 लाख स्टडड ज्वेलरी को लगातार इंट्रोड्यूस किया ताकि बायर डिमांड बनी रही। Now back to the financials. कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 52% से और मार्जिन्स 200+ BPS ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हुए। डोमेस्टिक ज्वेलरी सेगमेंट में थोड़ा मार्जिन प्रेशर रहा। गोल्ड प्राइस के बढ़ने से स्टैंडर्ड मार्जिन सॉफ्ट थे और ग्रोथ ड्राइव करने के लिए एक्सचेंज ऑफर्स और कैंपेन्स का स्ट्रेटेजिक अप्रोच यूज किया। पर कैरेट लेन से 262 BPS और टील के 987 BPS मार्जिन गेन ने ओवरऑल OPM को सपोर्ट दिया एंड इसका इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट में भी दिखा, एज नेट प्रॉफिट 59% से ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुए।
वहीं पे कंपनी के कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स देखें तो सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में मैनेजमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि ग्रोथ फेस्टिव जैसी ही स्ट्रॉन्ग रह सकती है और वेडिंग सीजन सपोर्ट करेगा। साथ ही तनिष्क के 35 से 40 नए स्टोर्स खुलने की एक्सपेक्टेशन भी है। कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेंट्री फाइनेंशियल ईयर 25 के 28,184 करोड़ से फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में 37,657 करोड़ हो गई और ये जंप मेनली हायर गोल्ड प्राइसेस, बिजनेस एक्सपेंशन और फेस्टिव अपस्टॉकिंग के चलते आया। गोल्ड ऑन लोन GOL 7,810 CR से बढ़कर 16,088 CR हो गया। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी कि Q3 में इन्वेंट्री नॉर्मल हो सकती है, जिससे GOL इंटरेस्ट में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। बोरोइंग्स में लॉन्ग टर्म डेट रिड्यूस हुआ, पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फाइनेंशियल ईयर 25 में 77% ईयर ऑन ईयर जंप हुए और फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में थोड़ा नॉर्मलाइज होने के बाद भी टोटल लायबिलिटीज का लगभग 17.5% बने रहे। फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में इन्वेस्टमेंट्स 85% बढ़े एज कंपनी अपना कैपेक्स डिजिटल फनल बिल्ड करने और ब्रांड मार्केटिंग स्ट्रेंथन करने में डिप्लॉय कर रही है। वहीं पे कंपनी के कैश फ्लो में भी फाइनेंशियल ईयर 24 में CFO 1,695 CR था और फाइनेंशियल ईयर 25 में हाई वैल्यू इन्वेंट्री बिल्डअप के चलते CFO -541 CR हो गया। गोल्ड प्राइसेस बढ़ने से कैश वर्किंग कैपिटल में अब्सॉर्ब हुआ। फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में CFO स्ट्रॉन्ग रहा और CFO बाय पैट 156% तक पहुंच गया, पर यह लार्जली गोल्ड ऑन लोन के 8,278 CR जंप की वजह से था। कंपनी के की चैलेंजेस देखें तो कंपनी की इन्वेंट्री वैल्यू पिछले 6 महीनों से काफी बढ़ी, जिससे कैश फ्लो पर स्ट्रेन आया। इंटरेस्ट कवरेज फाइनेंशियल ईयर 24 के 23x से फाइनेंशियल ईयर 25 में 12x गिर गई और H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में फाइनेंस कॉस्ट लगभग 17% ईयर ऑन ईयर बढ़ने से प्रेशर अभी भी हाई है। इन दोनों चीजों को साथ में देखें तो बढ़ती इन्वेंट्री का प्रेशर दिखता है। पिछले 3 सालों में कंपनी का ROCE कम हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 25 में अग्रेसिव बोरोइंग से कैपिटल एम्प्लॉयड काफी बढ़ गया। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूड रहा तो ROCE पर और प्रेशर आ सकता है। एंड टाइटन का करंट वैल्यूएशन 84x प्लस PE पर काफी स्ट्रेच लगता है for even being a market leader given the fact that growth majorly gold price driven थी। अब आप सुनिए कि मैनेजमेंट का क्या कहना है मार्जिन्स को लेकर। We have been talking about that in the gold jewelry segment, it has been negative. While in the festive, that thing has undergone a change, and a lot of fence sitter, lot of customers who were waiting, they have kind of jumped in during festive season, and that volume has improved. But on the diamond jewelry side, we are seeing better number as far as the buyer. मार्जिन्स में आगे जाके रेजिस्टेंस देखा जा सकता है और पीयर कंपैरिजन में भी टाइटन का वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है अगर हम PEG देखें तो, जो वैल्यूएशन को ग्रोथ के साथ जज करता है। सेकंड स्टॉक है पराग मिल्क फूड्स। पहले टेक्निकल्स देखते हैं, फिर बिजनेस चेक करेंगे। पराग मिल्क प्रोडक्ट्स 2017 से एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन में रहा है। हालांकि आप अगर मंथली कैंडल ऑब्जर्व करें तो स्टॉक ने अपना पहला मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। स्टॉक ट्रेडिंग में मल्टी ईयर ब्रेकआउट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एज स्टॉक एंटर्स द स्टेज 2, द एडवांसिंग स्टेज ऑफ मार्केट साइकिल। हालांकि ध्यान रहे, मार्केट्स आर ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड अगर स्टॉक 309 के नीचे गया तो ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा। चलिए बिजनेस को समझते हैं। पराग मिल्क फूड्स एक वैल्यू एडेड डेयरी FMCG प्लस न्यूट्रिशन कंपनी है जो घी, चीज, पनीर जैसे कोर डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ लिक्विड मिल्क, न्यू एज न्यूट्रिशन और मिल्क इंग्रेडिएंट्स कैटेगरीज में भी काम करती है। कंपनी रोज लगभग 16.5 लाख लीटर्स मिल्क प्रोसेस करती है। कैटेगरीज में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी रखती है। गोवर्धन घी का 22% मार्केट शेयर इन ब्रांडेड काउ घी सेगमेंट और गो चीज का 35% मार्केट शेयर इन चीज कैटेगरी। न्यू एज बिजनेसेस यानी कि NAB सेगमेंट की रेवेन्यू 79% ईयर ऑन ईयर जंप हुई और पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूशन भी 6% से बढ़कर 9% हो गया। The new age business, both Taj and Pride of Cows, are a little different than what we do in Parag, because we're going directly to consumers, and this Pride of Cows was almost a 10 years old brand, and we're the first ones to go direct to consumers. Both of these put together actually have grown by 79%, 80% this quarter, and contribute to around 9 to 10% to our top line.
कंपनी के फाइनेंशियल्स एनालाइज करें तो रेवेन्यू 16% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा, backed by 10% volume growth. Core categories घी, चीज, पनीर ने strong 14% volume और 23% value growth दी, जो total revenue का 59% है. It's actually been a milestone quarter for us. We've crossed the 1,000 crore revenue mark first time in a quarter, and we've grown by 16% year on year. And we've also grown in volumes by almost 10% in volume. EBITDA और मार्जिन इस क्वार्टर में 16% मिल्क इन्फ्लेशन के बावजूद इम्प्रूव हुए, क्योंकि कंपनी ने कॉस्ट पास थ्रू किया. प्रीमियम प्राइसिंग के साथ कोर कैटेगरीज वॉल्यूम होल्ड किए. हाई मार्जिन न्यू एज बिजनेस का मिक्स 9% तक बढ़ा और इंटरनल कॉस्ट एफिशिएंसी से मार्जिन्स प्रोटेक्टेड रहे. नेट प्रॉफिट 59% ईयर ऑन ईयर जंप हुआ और पैट मार्जिन में भी 123 बीपीएस इंप्रूव हुआ, मेनली क्योंकि कंपनी ने डेट रिड्यूस किया, जिससे इंटरेस्ट कॉस्ट का प्रेशर कम हुआ. साथ ही टैक्स रेट 18% से 10% आने से बॉटम लाइन को और बूस्ट मिला. कंपनी के कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स देखें तो मैनेजमेंट का नेक्स्ट 3 से 5 साल में बिजनेस को 10,000 करोड़ रेवेन्यू तक ले जाने का टारगेट है. साथ ही मैनेजमेंट का टारगेट है कि न्यू एज बिजनेस अगले 3 से 4 साल में 20% पोर्टफोलियो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी ने बोरोइंग्स रिड्यूस की. सबसे बड़ा रोल Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में IFC को इशू किए गए FCCB का इक्विटी में कन्वर्ट होना था, लेकिन शॉर्ट टर्म डेट अभी भी हाई है. ट्रेड पेबल्स भी बढ़े और पेबल डेज फाइनेंशियल ईयर 25 के 27 से H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 39 डेज हो गए. और सबसे ज्यादा स्ट्रेस इन्वेंट्री में दिख रहा है. फाइनेंशियल ईयर 25 में इन्वेंट्री 37 CR बढ़ी और H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में फाइनेंशियल ईयर 25 के ऊपर और 151 CR जंप हुआ. एंड इसका इम्पैक्ट हमें कैश फ्लो पे भी दिख रहा है. CFO H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 99 CR पर आ गया. CFO बाय पैट रेशियो फाइनेंशियल ईयर 25 में 178% था, पर H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 146% हो गया. कन्वर्जन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वर्किंग कैपिटल प्रेशर स्पेशली इन्वेंट्री बिल्डअप कैश फ्लो को ड्रैग करता हुआ दिख रहा है. लेकिन बिजनेस में चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं. पराग लो मार्जिन मॉडल पे ऑपरेट करता है, इसलिए सेल्स स्केल क्रिटिकल है. मैनेजमेंट कहते हैं कि की रिस्क प्रोक्योरमेंट का है. मिल्क सोर्सिंग को लगभग 15 लाख लीटर से 40 लाख लीटर तक बढ़ाना और BMC शेयर इंक्रीज करना होगा. अब तीसरी कंपनी की बात करें तो ये वो IT स्टॉक है जो सेक्टर के बेयरिश सेंटिमेंट को पूरी तरह इग्नोर करके क्लियर अप ट्रेंड और मोमेंटम में है. परसिस्टेंट सिस्टम्स काफी टाइम से IT सेक्टर के अराउंड काफी पेसिमिज्म रहा है, वेदर इट बी प्राइस एक्शन या IT कंपनीज के रिजल्ट्स. लेकिन परसिस्टेंट सिस्टम्स हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक इन अ वीक. जहां बाकी IT स्टॉक्स काफी करेक्टेड हैं, परसिस्टेंट सिस्टम ने एक नया 52 वीक हाई ब्रेकआउट दिया है. हालांकि ध्यान दें 5780 विल बी अ लेवल टू वॉच. अगर स्टॉक इस लेवल के नीचे आया तो ट्रेंड इनवैलिड हो जाएगा. ये एक IT सर्विसेज कंपनी है जो क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंटरप्राइज मॉडर्नाइजेशन और AI अडॉप्शन में सपोर्ट करती है. कंपनी का बिजनेस 3 की वर्टिकल्स में डिवाइडेड है: सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक, BFSI और हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज. इनमें से सॉफ्टवेयर एंड हाईटेक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, जो टोटल रेवेन्यू का 40% देता है, while BFSI रफली 35% कंट्रीब्यूट करता है. ज्योग्राफिकली कंपनी का फोकस ग्लोबल मार्केट्स पर है. नॉर्थ अमेरिका प्लस यूरोप मिलकर लगभग 90% रेवेन्यू जनरेट करते हैं. इंडिया का शेयर कंपैरेटिवली कम है, अराउंड 9%. कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 24% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है. ये ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड थी, जहां BFSI ने फिनटेक्स, बैंक्स और लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से बिग कंसोलिडेशन डील्स जीते. एक फॉर्च्यून 100 फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाइंट से भी बिजनेस रैंप अप हुआ. यूरोप में भी स्ट्रॉन्ग पिकअप हुआ क्योंकि हाईटेक क्लाइंट्स के लार्ज डील्स रैंप होने लगे, जिसने ओवरऑल रेवेन्यू को सपोर्ट किया. टोटल डायरेक्ट कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू 260 BPS रिड्यूस हुए, जिसने ऑपरेटिंग मार्जिन्स को सपोर्ट किया. साथ ही मार्जिन्स में 80 BPS बेनिफिट सॉफ्टवेयर लाइसेंस कॉस्ट जीरो होने से, 60 BPS FX मूवमेंट से और 30 BPS ऑफशोरिंग से आया. लेकिन प्रेशर डाउटफुल डेट्स, लोअर यूटिलाइजेशन और हायर डेप्रिसिएशन से था. ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42% बढ़ा और मार्जिन्स 200 BPS ईयर ऑन ईयर इंप्रूव हुए और इसका डायरेक्ट फ्लो नेट प्रॉफिट तक आया. साथ ही एक्सचेंज गेन भी मेजर सपोर्ट रहा, जो 106 मिलियन से जंप करके
272 मिलियन हो गया, जिससे बॉटम लाइन और स्ट्रेंथन हुई। कंपनी के कुछ की ग्रोथ ड्राइवर्स एंड आउटलुक देखें तो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 27 तक एनुअलाइज रेवेन्यू $2 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट रख रही है। साथ ही मैनेजमेंट अब फाइनेंशियल ईयर 26 में मार्जिन्स में लगभग 100 बीपीएस और फाइनेंशियल ईयर 27 में फिर 100 बीपीएस के करीब इंप्रूवमेंट का टारगेट रखा हुआ है। कंपनी की बैलेंस शीट एनालाइज करें तो कंपनी ने पूरा डेट रीपे कर दिया, जिससे फाइनेंशियल ईयर 25 में ही शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो हो गई। एंड वहीं पे कैश फ्लो देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन स्टेडी रहा है। CFO बाय पैट रेशियो भी हेल्दी रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 में कम होने के बाद H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में फिर से 107% तक गया। मतलब प्रॉफिट्स का कैश कन्वर्जन स्ट्रॉन्ग है। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट भी इंप्रूव हुआ। डेली सेल्स आउटस्टैंडिंग Q1 के 56 डेज से 54 डेज हो गई। साथ ही कंपनी के कुछ की रिस्क और चैलेंजेस देखें तो परसिस्टेंट का मेजर रिस्क ये है कि उसकी लगभग 91% रेवेन्यू फॉरेन मार्केट्स मेनली यूएस से आती है। इससे कंपनी करेंसी फ्लक्चुएशंस, यूएस सेंट्रिक डिमांड सॉफ्टनेस और जियोपॉलिटिकल टेंशन से इंपैक्ट हो सकती है। तो ये था हमारा क्विक वॉक थ्रू इन 3 कंपनीज का। ज्वेलरी से डेली न्यूट्रिशन और आईटी सर्विसेज तक हर एक बिजनेस अपने सेक्टर में अलग ग्रोथ ड्राइवर्स और अलग चैलेंजेस फेस कर रहा है। आपको इन तीनों बिजनेसेस में सबसे ज्यादा क्या इंटरेस्टिंग लगा? टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स या फिर ग्रोथ आउटलुक? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जाते जाते हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इनको किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस या रिकमेंडेशन बिल्कुल ना समझें। अपनी रिसर्च खुद करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.